हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। एंड इसी सीरीज में हम लेकर के आए हैं आज आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल 21 क्या है का सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा विस्तार इसी का किया है, आर्टिकल 21 का। ठीक है, तो आर्टिकल 21 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन आर्टिकल 21 में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी सभी के लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 को जानना सभी के लिए जरूरी है, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी के लिए। तो आर्टिकल 21 को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे आर्टिकल 21 को फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, तो आपका अच्छे से आर्टिकल 21 कंप्लीट कराया जाएगा। एंड ये सीरीज फिर आर्टिकल 22, 23, 24 तक आगे चलती हुई जाएगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 को देखने वाले हैं। तो टाइम को खराब ना करते हुए हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 21 पर। तो देखिए, अगर आर्टिकल 21 की हम बात करें तो सबसे पहले भाई कि आर्टिकल 21 क्या बात करता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 में लिखा क्या है। तो प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 आप जानने वाले हो किसके साथ? कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। किसके साथ जानने वाले हो? कंसेप्ट विद केएस सर के साथ आप आर्टिकल 21 को जानने वाले हो। तो चलिए देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अब आता है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 को देखो जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। आर्टिकल 21 को क्या कहा जाता है? जीवन का अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिए, अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 को जीवन का अधिकार भी कहते हैं, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं आर्टिकल 21 को। तो अब अगर इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन से प्रोविजन है, उसमें बात क्या है, तो देखो आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही या विधि द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। अन्यथा किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से और दैहिक स्वतंत्रता से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी अथॉरिटी वंचित नहीं कर सकती है। तो देखिए, इसमें देखो, नोट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। मतलब कुल मिला के बोला गया है कि किसी के जीवन को आप नहीं छीन सकते हो, किसी के जीवन को आप नहीं छीन सकते हो। हाँ, किसी का जीवन छीना जा सकता है, पर वो कब? विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया। और विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया मतलब क्या है? कानून के अनुसार। किसके अनुसार? कानून के अनुसार। अब देखिए, आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई किसी के जीवन को कोई नहीं छीन सकता है। हाँ, जैसे कि संसद ने कोई कानून बनाया और उस कानून के अंतर्गत आपने कोई अपराध किया है तो आपके जीवन को छीना जा सकता है, पर वो विधि के अनुसार, विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार क्या छीना जा सकता है? आपके जीवन को छीना जा सकता है। लेकिन बिना विधि के आपके जीवन को कोई नहीं छीन सकता है। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल नंबर 21 कहता है, आर्टिकल नंबर 21 कहता है। तो आगे देखिए, इसको प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अगर आगे बात करें तो इसमें कुछ केस हैं जो हमको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम AK गोपालनवाद। किसको पढ़ते हैं? AK गोपालनवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जीवन के अधिकार का अभिप्राय आंतरिक या शारीरिक अंगों की रक्षा से भी है। ठीक है, इसमें क्या कहा है? AK गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसने कहा है कि भाई जीवन के अधिकार का अभिप्राय का मतलब है कि भाई शारीरिक अंगों की भी रक्षा। किसकी रक्षा? शारीरिक अंगों की भी रक्षा। ये किसका अभिप्राय है? ये जीवन के अधिकार का अभिप्राय है। मतलब आपके शारीरिक अंगों को आपके शरीर से कोई हटा नहीं सकता है, कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, आपके हाथ पैर को कोई नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस केस में कहा गया है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, केस इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली केस पूछ लिया था, तो केस को अच्छे से आपको याद करना है। तो देखिए, शारीरिक अंगों से रक्षा की बात कौन करता है? आर्टिकल 21 करता है। किस बात में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये AK गोपालनवाद में कहा था। किसमें कहा था? AK गोपालनवाद में कहा था। AK गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में बताया कि भाई शारीरिक अंगों की जो रक्षा है वो भी किसके अंतर्गत आएगी? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगी। अब आगे देखिए, अब देखते हैं भाई AK गोपालनवाद जो कि कब हुआ था?
1950 में हुआ था। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधि बनाने का अधिकार संसद को है। भाई विधि बनाने का अधिकार किसको है? कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को, लॉ बनाने का अधिकार। तो इसमें तो याद रखना है, कभी अगर एग्जाम में आ जाए या पूछ लिया जाए कि भाई किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधि बनाने का अधिकार संसद को रहेगा, तो किसमें कहा था? ए.के. गोपालनवाद में कहा था। किसमें कहा था? ए.के. गोपालनवाद में कहा था। अब आगे देखिए, मतलब आगे बोला गया है कि भाई देखो, संसद किसी व्यक्ति के जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता को विधि बनाकर समाप्त कर सकती है। मतलब संसद किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर सकती है, उसकी दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त कर सकती है, पर शर्त ये है कि संसद द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अनुसार ही दंड दिया जाए। बट कंडीशन ये है कि संसद के द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अनुसार ही दंड दिया जाए। तो अब समझ में आया। तो बोला गया है कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है किसमें? ए.के. गोपालनवाद में। सुप्रीम कोर्ट ने किसमें? देखिए मैं आपको इधर समझाता हूँ, देखिए ध्यान से आप इधर देखिए। तो बोला गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालनवाद में ए.के. गोपालनवाद में क्या कहा है? ए.के. गोपालनवाद में कहा है कि कानून या विधि बनाने का अधिकार किसको रहेगा? संसद को है। मतलब कानून या विधि बनाने का अधिकार संसद को। ये किस केस में कहा गया? ए.के. गोपालनवाद में कहा गया। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि भाई जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो क्या कर सकती है? किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी दैहिक स्वतंत्रता दोनों को छीन सकती है। दोनों क्या कर सकती है? दोनों को छीन सकती है। बट कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है भाई, शर्त ये है कि प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। मतलब जो संसद की प्रक्रिया है, विधि की प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाए। किसका पालन करना पड़ेगा? विधि की प्रक्रिया का, प्रोसेस का, विधि की प्रक्रिया का पालन करना होगा। विधि की प्रक्रिया का करना होगा, पालन करना होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालनवाद में कहा था कि भाई विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और संसद किसी व्यक्ति के जीवन को और उसकी दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है, पर शर्त क्या है? कि जो संसद ने विधि बनाई है उसकी प्रक्रिया के अनुसार। किसकी प्रक्रिया के अनुसार? संसद ने जो विधि बनाई है, जो कानून बनाया है, उसकी प्रक्रिया के अनुसार संसद किसी व्यक्ति के जीवन को छीन सकती है, कानून बनाकर, विधि बना करके। ठीक है, तो ये किस में कहा है? ये ए.के. गोपालनवाद में कहा है। और ये किस में आता है? ये आर्टिकल 21 में आता है। किस में आता है? ये आर्टिकल 21 मतलब 21 में आता है। ठीक है, अब देखिए अगर आगे बात करें तो यहां तक तो हमने कंप्लीटली देखा। अब आगे देखिए, अब एक और केस आता है इसमें, मेनका गांधी केस। कौन सा आता है? मेनका गांधी केस। तो मेनका गांधी केस में देखिए सबसे पहले कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या बोला? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को चेंज कर दिया, बदल दिया, उसमें कुछ बदलाव कर दिए। क्या कर दिए? कुछ बदलाव कर दिए, कुछ चेंज कर दिए उसमें। ठीक है, उसको बदल दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह विधि की उचित प्रक्रिया को पालन किया जाए, या विधि की उचित प्रक्रिया में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मेनका गांधी केस। तो मेनका गांधी केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है उसको बदल दिया, और उसकी जगह पर विधि की उचित प्रक्रिया को लेकर के आया। उचित प्रक्रिया के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? विधि की उचित प्रक्रिया के बारे में बताया। और इस उचित प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें क्या कहा है? देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका या संसद या पार्लियामेंट द्वारा निर्मित प्रक्रिया उचित होनी चाहिए तथा तार्किक होनी चाहिए, और मनमानी या स्वेच्छाकारी नहीं होनी चाहिए। मनमानी या स्वेच्छाकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब समझ में आया कि भाई मेनका गांधी केस जो 1978 में हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया?
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बदल दिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बदल कर क्या किया उसने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बदल करके सुप्रीम कोर्ट ने विधि की उचित प्रक्रिया में कन्वर्ट कर दिया कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह क्या होनी चाहिए, विधि की उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। किसमें कहा गया, मेनका गांधी केस में कहा गया 1978 में, ठीक है। और इसी में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया गया। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको इधर समझाता हूँ। देखिए ध्यान से आप इधर। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की, एक गोपालनवाद की बात की। अगर हम बात करें मेनका गांधी केस की तो देखिए मेनका गांधी केस। अब देखिए अगर मेनका गांधी केस की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया थी उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, उसको चेंज कर दिया। और उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर के आया, सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में बताया, विधि की उचित प्रक्रिया के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, विधि की उचित प्रक्रिया के बारे में बताया, विधि की उचित प्रक्रिया के बारे में बताया। अब भाई विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि देखो इसमें जो संसद कानून बनाएगी वो कैसे होनी चाहिए, वो उचित होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए, ठीक है। प्लस तार्किक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए। और कैसे नहीं होने चाहिए, मतलब क्या क्या उनमें प्रोविजन नहीं होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए, एक तो मनमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्वेच्छाकारी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, स्वेच्छाकारी, मतलब अपनी ही मर्जी चलाना, कुल मिलाकर अपनी ही मर्जी से सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेनका गांधी केस जो कि 1978 में हुआ था, कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को उसने बदल दिया और उसने किसके बारे में इंट्रोड्यूस किया, किसके बारे में बताया, विधि की उचित प्रक्रिया के बारे में बताया। अब विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, तो विधि की उचित प्रक्रिया है कि संसद के द्वारा बनाई जाने वाली विधि उचित या सही होनी चाहिए, ठीक है, उचित और सही होनी चाहिए और तार्किक होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। और विधि की उचित प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि मनमानी नहीं होनी चाहिए इसमें, मतलब अपनी ही मर्जी से सब कुछ मनमानी ढंग से नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। और ये स्वेच्छाकारी नहीं होनी चाहिए, मतलब संसद सब कुछ ही अपनी इच्छा से कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किस में कहा, मेनका गांधी केस में कहा था, जो कि कब आया था, 1978 में आया था। और मेनका गांधी केस में ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया गया। किसका सिद्धांत दिया गया, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया गया। किसका, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया गया। तो ठीक है, अब समझ में आया आपको। तो सबसे पहले हमने देखा था एक केस के बारे में जिसका नाम था ए के गोपालनवाद। क्या नाम था इसका, ए के गोपालनवाद था। उसके बाद में हमने देखा मेनका गांधी केस, ठीक है। तो अब समझ में आया तुमको मेनका गांधी केस की क्या था। अब हम देख लेते, हमने ये तो देख लिया, देखो बच्चों हमने ये तो देख लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में बदल दिया, एंड हमने विधि की उचित प्रक्रिया भी देख ली है। अब हम देख लेते हैं भाई प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है, नेचुरल जस्टिस की थ्योरी है, उसका लॉ क्या है, प्राकृतिक न्याय का नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है, हम ये देख लेते हैं। देखिए अगर बात करें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की तो ध्यान से देखना है आपको। इधर देखिए अगर बात करें हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की तो ध्यान से देखिए आप। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है किसी व्यक्ति को सुनवाई के बिना, किसी व्यक्ति की सुनवाई के बिना या उसके पक्ष को सुने बिना उसको दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब बोला गया है कि आपको पहले सुनवाई करनी पड़ेगी। भाई क्या करनी पड़ेगी, आपने जिसको अरेस्ट किया है उसकी सुनवाई तो करो आप, ठीक है, या जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो उसकी क्या करो, सुनवाई तो करो आप। मतलब बोला गया है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है बच्चों कि इसमें क्या बोला गया है कि बिना सुनवाई के किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी को अरेस्ट कर लिया है तो उसकी बात तो सुनो, वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो बिना सुनवाई के आप किसी को हिरासत में नहीं ले सकते हो। ये एक तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये है भाई।
आपने किसी को आप अरेस्ट करने गए हो तो उसकी बात सुनो, उसको बताओ कि भाई कारण बताओ क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्या रीजन है उसको अरेस्ट करने का, ठीक है। तो बिना सुनवाई के किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये किसमें कहा है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में कहा गया है। आगे देखिए, आगे बोला गया है कि दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराध छोटा हो और दंड बहुत बड़ा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराध तो बहुत छोटा हो लेकिन दंड काफी बड़ा हो जाए, मतलब दंड ज्यादा दे दिया जाए उसको, ठीक है। ऑफेंस बहुत छोटा है लेकिन उसको आपने क्या कर दिया, दंड ज्यादा दे दिया, पनिशमेंट ज्यादा दे दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दंड की मात्रा के अनुसार, अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड दिया जाना चाहिए। अपराध की मात्रा के अनुसार ही क्या दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड ये याद रखना है। थर्ड देखिए, किसी मामले में व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता बल्कि उसे दंड देने के लिए उचित संवैधानिक अधिकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित संवैधानिक अधिकारी होना चाहिए। अब देखिए, तो बोला ये गया है, अगर मैं बात करूं आपसे, इधर देखूं मैं आपको बताऊं तो देखिए ध्यान से ध्यान, तो बोला ये गया है कि भाई प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है। क्या बोला गया है कि भाई प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है। तो अगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात करें तो देखिए, इसमें 3 प्रोविजन बताए गए हैं, 3 चीजें बताई गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि बिना सुनवाई के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, बिना सुनवाई के किसी को हिरासत में नहीं लोगे भाई। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना कि भाई प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि बिना सुनवाई के किसी को हिरासत में नहीं लोगे, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि देखिए भाई, दंड की मात्रा, दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपराध से क्या ना हो, अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात करें तो हमने 3 प्रोविजन देखे थे। सबसे पहला प्रोविजन क्या कहता है कि बिना सुनवाई के किसी को हिरासत में नहीं लेना है। दूसरा क्या कहता है कि दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसने अपराध तो कम किया है लेकिन आप उसको दंड बहुत ज्यादा दे रहे, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड में बोला गया है कि भाई व्यक्ति अपने आप को न्यायाधीश ना समझे, मतलब ऐसा ना हो कि वो खुद को ही जज समझने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सजा देने के लिए एक संवैधानिक अधिकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संवैधानिक अधिकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संवैधानिक अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने यहां तक इसको देख लिया है। तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हमने समझ लिया। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि भाई मनमाने ढंग से आप किसी को क्या नहीं कर सकते हो, बिना सुनवाई के आप हिरासत में नहीं ले सकते हो, अरेस्ट नहीं कर सकते हो। सेकंड बात क्या बोली गई है, सेकंड बात बोली गई है कि दंड की मात्रा उतनी हो जितना उसने अपराध किया है, ना कि उससे बहुत ज्यादा हो जाए। तीसरा बोला है कि भाई देखो, व्यक्ति अपने आप को ही न्यायाधीश न समझे, उसको सजा देने के लिए एक संवैधानिक क्या होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अगर आगे बात करें तो जैसे कि हमने देखा था, देखो बच्चों इधर, कि भाई जो हमारी 2 प्रक्रियाएं थी, एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या है, संसद के पास ज्यादा शक्तियां थी, मतलब संसद ने जो कानून बना दिया वो ही राइट है। किसमें, वो ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, तो इसमें संसद के पास ज्यादा पावर थी। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड में कि विधि की उचित प्रक्रिया, तो विधि की उचित प्रक्रिया में न्यायपालिका के पास ज्यादा शक्ति है। देखो, संसद के पास ज्यादा शक्ति किसमें थी, संसद के पास ज्यादा शक्ति थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, जबकि न्यायपालिका के पास ज्यादा शक्ति कब है, विधि की उचित प्रक्रिया में। क्योंकि न्यायपालिका बताती है, नया सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि उचित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। यहां तक हमने देखा। तो अब देखिए थोड़ा सा और आगे, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का काफी विस्तार किया है, ठीक है, इसलिए आपको बार बार सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय पशु के समान जीवन नहीं है, ठीक है,
जीवन का अधिकार नहीं है बल्कि गरिमा में रेस्पेक्टेबल लाइफ है। ठीक है, गरिमा में जीवन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जीवन के अधिकार का अभिप्राय पशु के समान अधिकार नहीं है, जीवन के अधिकार का अभिप्राय है गरिमा में जीवन, रेस्पेक्टेबल लाइफ। ठीक है, ये किस में कहा? मेनका गांधी केस में कहा। ये किस में कहा? मेनका गांधी केस में कहा है। और मेनका गांधी केस अपन ने कहाँ पढ़ा है? तो मेनका गांधी केस हमने यहाँ पढ़ा है। तो मेनका गांधी केस में और क्या कहा है? मेनका गांधी केस में बात की गई है गरिमा में जीवन की। किसकी बात की गई है? गरिमा में जीवन की बात की गई है, रेस्पेक्टेबल लाइफ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? रेस्पेक्टेबल लाइफ की बात किसमें की गई है? मेनका गांधी केस में की गई है। अब आगे देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देखो, अब गरिमा में जीवन है, ठीक है, तो मतलब स्वतंत्रताएं होंगी। गरिमा में जीवन कब होगा अपना, रेस्पेक्टेबल लाइफ कब होगी? जब अपने को स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, जब अपने को फ्रीडम होगी। तो अब आजादी मतलब फ्रीडम के बारे में सबसे ज्यादा कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया। किसमें बताया गया? आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया। और आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। ठीक है ना। अगर आपको आर्टिकल नंबर 19 पढ़ना है तो आप इसी चैनल पर पढ़ सकते हो। आर्टिकल नंबर 19 अच्छे से विस्तार से बताया गया है, ठीक है, डिटेल के साथ में। तो अब आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है हमसे गरिमा में जीवन की। किसकी बात करता है? आर्टिकल 21 गरिमा में जीवन की बात करता है। और रेस्पेक्टेबल लाइफ की अगर यह गरिमा में जीवन की बात करता है तो हमको क्या चाहिए भाई? ऑब्वियसली बात है, स्वतंत्रताएं चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रताएं चाहिए। और स्वतंत्रताओं की बात की गई है आर्टिकल नंबर 19 में। किसमें बात की गई है? आर्टिकल नंबर 19 में बात की गई है। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल नंबर 19 की सभी स्वतंत्रताएं आर्टिकल नंबर 21 में आती हैं। ठीक है, तो देखिए, तो कुल मिलाकर के बोला है कि भाई आर्टिकल 21 और 19, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 19 ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये क्या हैं? एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये किसके द्वारा कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो आप समझ में आया आपको कि भाई आर्टिकल 21 का देखो कितना विस्तार किया है आर्टिकल 21 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में कहा है कि भाई आर्टिकल 19 के सभी अधिकार इसमें आएंगे। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 अलग अलग नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 रेस्पेक्टेबल लाइफ की बात करता है, गरिमा में जीवन की बात करता है। तो ये 21 और 19 एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए आगे, अब बात करें कि भाई आर्टिकल 21 में सभी अधिकार शामिल है। इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो विदेशी यात्रा का अधिकार है, मतलब आप विदेश में जाके यात्रा कर सकते हो। त्वरित सुनवाई का मतलब जल्दी से सुनवाई का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है। जेल में एकांत में रहने के विरुद्ध अधिकार है, मतलब अगर आपको जेल में अलग से एकांत में रखा जा रहा है तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अगर आपको विदेशी यात्रा नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है, सारे मतलब आप पर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे सर्टिफिकेट हैं, सब कुछ है आपके पास, सारे वैलिड रीजन, सारे वैध दस्तावेज आपके पास हैं, फिर भी आपको विदेश में यात्रा नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है, मनमाने ढंग से या विधि की गलत प्रक्रिया का प्रयोग करके, तो फिर क्या है? वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। ठीक है, यौन शोषण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो बोला गया है कि भाई यौन शोषण करना ये भी क्या है? किसी के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन करना है, उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करना है। तो यौन शोषण क्या है? जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। ये भी आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, अब देखिए आर्टिकल नंबर 21A में क्या जोड़ा गया? आर्टिकल नंबर 21A में शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि 6 साल से 14 साल तक के वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। तो देखिए, अगर कभी आ जाए कि आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार आता है क्या? तो हाँ आता है। ये कब आया? तो ये आया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसको जोड़ा गया, 2002 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें क्या प्रोविजन है? तो प्रोविजन इसमें है कि 6 साल से लेके 14 साल, मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो एज है उस टाइम की, तो उनको क्या है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, वो भी निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, उससे उनसे किसी प्रकार की कॉस्ट
या कीमत नहीं ली जाएगी। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी किसमें आता है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, आगे आता है आजीविका अधिकार, कि भाई आजीविका कमाने का अधिकार भी किसमें आएगा? आपके आर्टिकल नंबर 21 में आएगा। आजीविका का अधिकार भी किसमें आएगा? आर्टिकल नंबर 21 में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, न्यूनतम या मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार भी आर्टिकल नंबर 21 में आता है। ये भी किस में आता है? आर्टिकल नंबर 21 में आता है। आगे देखिए, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। सपोजेट प्राइवेसी का मतलब है कि सपोजेट अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल में आपने पिन कोड, फिंगरप्रिंट या पासपोर्ट लगा रखा होगा, ठीक है। अगर आप उस पासपोर्ट को किसी को नहीं बताना चाहते तो मत बताओ भाई, ये क्या है? यही तो राइट टू प्राइवेसी है, ये निजता का अधिकार है, ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल का पासपोर्ट को जबरदस्ती पूछता है तो आप उससे क्या कह सकते हो कि भाई राइट टू प्राइवेसी है मेरी, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार है, ठीक है। तो ये पॉलिटी पढ़ने के कुछ फायदे हैं, ठीक है। तो देखिए, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत आएगा? तो ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं नोट। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों खत्म नहीं होते हैं, बाकी सब फंडामेंटल राइट खत्म हो सकते हैं। जब आपातकाल लग रहा हो, जब इमरजेंसी लग रही हो, तो इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब इनको खत्म नहीं किया जा सकता। बाकी सब फंडामेंटल राइट निलंबित किए जा सकते हैं। सब फंडामेंटल राइट क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं। तो याद रखना है, इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। और अगर आपको पढ़ना हो इमरजेंसी के बारे में, और अगर आपको पढ़ना हो इमरजेंसी के बारे में, किसके बारे में? आपातकाल के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप कहाँ जाओगे? आप इसी चैनल पर जाकर के बारे में, आपातकाल के बारे में पढ़ सकते हो। आप इसी चैनल पर आपातकाल इमरजेंसी के बारे में पढ़ सकते हो। इसी चैनल पर क्लास है, आप वहां पर जाकर के इमरजेंसी के बारे में डिटेल के साथ देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी आपातकाल की बात करें तो 3 टाइप की बताई थी हमने, ठीक है। तो वो तीनों टाइप आप जाकर के पढ़ सकते हो, 352, 356 एंड 360। ये 3 आर्टिकल हैं, तो तीनों आर्टिकलों को आप अच्छे से पढ़ लेना। चलें अब आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ तक मैं भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अब बात करें तो देखिए, जीवन के अधिकार में आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। भाई, आप सुसाइड करने की कोशिश करते हो तो ये क्या है? ये आपके जीवन का अधिकार नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मेरा जीवन है तो मैं कुछ भी करूं। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आप आत्महत्या कर लोगे, ठीक है। सुसाइड करना सही नहीं है, सुसाइड करना आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। चाहे जीवन आपका है, चाहे कुछ भी है, लेकिन क्या है कि सुसाइड करना क्या नहीं है? आपका अधिकार नहीं है सुसाइड करना, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आत्महत्या का अधिकार नहीं आता है, आत्महत्या करने का अधिकार नहीं आता है। तो जीवन के अधिकार में आत्महत्या करने का अधिकार नहीं आता है। हाँ, आप आत्महत्या मतलब आप इच्छा मृत्यु मांग सकते हो, पर वो भी बहुत विशेष कंडीशन जब आ गई हो, बहुत विशेष परिस्थिति जब आ गई हो, तो आप क्या तो फिर आप किसके लिए याचिका दे सकते हो? इच्छा मृत्यु की मांग करने के लिए याचिका जमा कर सकते हो, ठीक है। पर वो भी कब? जब बहुत विशेष कंडीशन आ गई हो, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई हो आपके जीवन के साथ। अब वो क्रिटिकल सिचुएशन क्या हो सकती है? तो देखिए, तो भाई बोला गया है कि आत्महत्या करने का अधिकार किसके अंतर्गत नहीं आता? ये जीवन के अधिकार का मतलब ये जीवन के अधिकार में नहीं आता है। हाँ, विशेष परिस्थिति में आप इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, विशेष परिस्थिति में आप किसकी मांग कर सकते हो? इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हो। और विशेष परिस्थिति क्या है? वो विशेष परिस्थिति ये है कि भाई कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई हो, ठीक है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है और जिंदा रहने में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो इच्छा मृत्यु की मांग आप कर सकते हो। पर इच्छा मृत्यु की मांग भी आप कब करोगे? जब आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई हो जिसका इलाज संभव नहीं हो, प्लस उस बीमारी के साथ आपका जीवन बहुत कष्टदायक हो गया हो, बहुत ज्यादा, तो फिर आप इच्छा मृत्यु के लिए क्या कर सकते हो? याचिका दायर कर सकते हो। बाकी सुसाइड करना, आत्महत्या करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और आजकल तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चों में स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और स्ट्रेस अगर आपको
थोड़ी बहुत है, तो उसमें सुसाइड करना कौन सा ऑप्शन है? मतलब सुसाइड करने से क्या सॉल्व हो जाएगा, मुझे बताओ। आपने सुसाइड किया, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं। एक्चुअली क्या है, आप सुसाइड का मतलब आप भाग रहे हो परेशानियों से। सुसाइड करने का मतलब क्या है भाई? आप परेशानियों से भाग रहे हो। तो परेशानियों से भागना सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम्स को देख के भाई प्रॉब्लम्स ये हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना ही सॉल्यूशन है भाई। उनका समाधान देखिए ना आप, वो अच्छा है आपके लिए। पर आजकल क्या है, स्कूल में जो 12th में जो नीट कर रहे हैं, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा भी कुछ हुआ बस जाके किसी बिल्डिंग पर गए, भाई साहब नीचे कूद गए। वो ठीक नहीं है। उसको करने से क्या होगा? ठीक है, तो सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आप प्रॉब्लम को देखिए, उसको फेस करिए, उसका सामना करिए एंड उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। ठीक है, तो फिर आपको आपकी एफिशिएंसी भी पता चलेगी। तो सुसाइड करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, तो सुसाइड बिल्कुल भी नहीं करना है कभी भी। अब आगे देखिए, तो आप इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हो, पर विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति कौन सी क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि विशेष परिस्थिति का मतलब है ऐसी गंभीर बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं हो और जिंदा रहने में बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को, ये डेट याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी थी। मतलब इच्छा मृत्यु को हमारे यहाँ कब मंजूरी दी गई? 9 मार्च 2018 को मंजूरी दी गई कि भाई आप इच्छा मृत्यु मांग सकते हो। पर मैंने आपको बताया बहुत विशेष कंडीशन हो। विशेष कंडीशन क्या? कोई ऐसी लाइलाज बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है, प्लस उस बीमारी के साथ आपका जीवन बहुत ज्यादा कष्ट में, बहुत ज्यादा पीड़ा में, बहुत ज्यादा दुख में हो गया हो, मतलब आपको बहुत दुख हो रहा हो उसके साथ जीने में, तो फिर आप इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हो, उसके लिए याचिका दायर कर सकते हो। अब आगे देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया, वो भी इच्छा मृत्यु में, किसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है पैसिव यूथेनेसिया को। किसको? पैसिव यूथेनेसिया को। और पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है? इसमें बीमार व्यक्ति का इलाज बंद कर दिया जाता है। तो पैसिव यूथेनेसिया में क्या होगा? देखो, इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने। अब 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी, तो वो भी किसको? तो उसमें एक वैरायटी है, उसमें एक कैटेगरी है जिसका नाम क्या है? पैसिव यूथेनेसिया। क्या नाम है? पैसिव यूथेनेसिया को उसने क्या दिया? मंजूरी दी है। और पैसिव यूथेनेसिया में क्या है? आपका इलाज बंद कर दिया जाता है। और पैसिव यूथेनेसिया में क्या है? इलाज बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी मौत हो सके। और पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है? इलाज को बंद कर दिया जाता है ताकि मौत हो सके। वो भी किसकी? जिसका जीवन बहुत पीड़ा में हो गया हो किसी लाइलाज बीमारी के कारण, ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है। तो ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन किस में आते हैं? तो ये सारे प्रोविजन आते हैं आर्टिकल नंबर 21 में। ये सारे प्रोविजन किस में आएंगे बच्चों? आर्टिकल नंबर 21 में आते हैं। तो देखिए, हमने डिटेल के साथ में आर्टिकल नंबर 21 को, अनुच्छेद नंबर 21 को अच्छे से जान लिया है। एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो क्लास है आर्टिकल नंबर 21 की, आर्टिकल नंबर 21 स्पेशल तौर पर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने काफी डिटेल के साथ कंप्लीट किया है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक लगी हो तो उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं, मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।